पूरे हिंदुस्तान के अंदर 650 600 550 से ऊपर हाईएस्ट बच्चे रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के। तो 12वीं के साथ में 90% से ऊपर भी लाए हैं और 12वीं के साथ में आप देखोगे कि बच्चे 677 नंबर, और ये वो बच्चा है जिसने पूरे देश के अंदर फर्स्ट रैंक लेके 12वीं के साथ में पूरे देश के अंदर फर्स्ट रैंक लेके आया ये बच्चा 100% के साथ में ऑल इंडिया टॉपर से आप जो है अभी बातचीत कर रहे हो, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि किसी भी कंटेंट को करते हैं, सिलेबस को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले गुरुजी मेन होते हैं। टीचर्स के बारे में बताइए, जैसे आपको कौन कौन सर ने क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए, थोड़ा सा एग्रीकल्चर से स्टार्ट करें। तो क्या अपने रोल के अंदर क्लासरूम में टॉपर्स पे ध्यान दिया जाता है या टीचर्स को कोई मतलब नहीं है टॉपर से, उनका एक ही टारगेट है कि क्लास में हर बच्चे को समझ में आना चाहिए कितना कमजोर है। तो क्या रोल में ऐसे कोई बेच चलते हैं कि इसमें ये टॉपर्स है तो ये टॉप बेंच है रैंकर्स वाला और ये बैंकर्स वाला, या फिर टॉपर और कमजोर दोनों बच्चों को एक ही साथ बिठा। लेकिन कई बच्चे माथा पकड़ के बैठ जाते हैं कि सर मैं तो 11वीं में था नहीं और अब मैं 12वीं में आया हूँ, मेरे से तो इतनी चीज़ें नहीं होती, मैं तो खाली बोर्ड ही करूंगा या फिर मैं से हो ही नहीं रही, मैं कैसे करूँ। तो कहीं ना कहीं मन में इस तरीके के विचार आते हैं। तो आपने कैसे, आपने यहाँ 11th में नहीं थे 12th में थे, तो आपने कौन सा वो रास्ता अपनाया जिसकी वजह से आपने 12वीं के साथ में ऑल इंडिया टॉप कर। तो क्या आपने पूरी साल के अंदर जो भी टेस्ट हुए क्या आपने कभी कभार दिए या फिर कोई छोड़ा ही नहीं? जैसे आज मेरा टेस्ट हो गया, घर पे गया, गोल करके पेपर ले गया और घर पे ले जाकर रख दिया, ठीक है कुछ और काम करेंगे, पेपर तो मेरा हो गया। आप ऐसे पेपर को रखते थे या फिर मेन काम टेस्ट होने के बाद में चालू करते थे? अच्छा, आपको कोई चीज़ नहीं आती थी तो क्या आप डाउट काउंटर पे जाते थे? हाँ जी सर, बिल्कुल यहाँ पे डाउट काउंटर की भी सुविधा है। तो अंततः आप क्या करना चाहते हैं? एग्रीकल्चर लिया आपने, इस फील्ड में आप पढ़ रहे हो, तो एग्रीकल्चर क्यों लिया? कैसे आपको लगता है कि आप ऐसे करके? रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रॉयल ने हमेशा की तरह इस बार भी, चाहे 12th बोर्ड की बात हो, चाहे जेट की बात हो, चाहे सीयूटी की बात हो, रिकॉर्ड तोड़े हैं। जी हाँ, 12वीं बोर्ड में 95% से ऊपर जो है 13 बच्चे रहे, 90 से ऊपर 103 बच्चे रहे, 85 से ऊपर 297 297 बच्चे रहे। अगर सीयूटी की बात करूं तो हमारा गणपत 707 नंबर लेके आया, जो कि पूरे देश में एग्रीकल्चर में हाईएस्ट है। इसके अलावा हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो सीयूटी के अंदर 691 680 677 670 644 665 इतने नंबर लेके आ रहे हैं। मतलब पूरे हिंदुस्तान के अंदर 650 600 550 से ऊपर हाईएस्ट बच्चे रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के हैं। इसके साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे जो 12वीं के साथ में 90% से ऊपर भी लाए हैं और 12वीं के साथ में आप देखोगे कि बच्चे 677 नंबर, 12वीं के साथ में 682 नंबर हमारा समर प्रताप, धीरज 670 नंबर, 12वीं के साथ में आपका तारेंद्र 664 नंबर। और ऐसे ही 12वीं के साथ में एक बच्चे का आज इंटरव्यू लेने जा रहा हूं मैं। इस बच्चे से बातचीत करेंगे कि ये रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में आया है, कब आया है, कौन सी क्लास में आया, 12th का क्या रिजल्ट रहा, जेट का क्या रहने वाला है, सीयूटी का क्या रिजल्ट रहा और क्या इसके सपने हैं, किस तरीके से एक बच्चे ने कम से कम टाइम के अंदर झंडे गाड़े हैं और 1 साल भी इस बच्चे ने बचाया है, साथ का साथ अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया है। और ये वो बच्चा है जिसने पूरे देश के अंदर फर्स्ट रैंक एग्रीकल्चर में हासिल की है, हाईएस्ट मार्क्स ये लेके आया है। तो आइए इस बच्चे से शुरुआत करते हैं। मैं सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप अपने बच्चे के साथ में इस वीडियो को देखें। अगर आपका बच्चा 11वीं में पढ़ रहा है या 12वीं में पढ़ रहा है तो इस वीडियो को आपको मिस नहीं करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक हमारे इस सेशन को देखना है ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। कहीं ऐसा नहीं हो कि हमें पहले पता होता तो हम पहले ही जो है ऐसे डिसीजन ले लेते। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नवीन, आप आए बेटा, आपका बहुत बहुत हार्दिक थैंक यू स्वागत सर। है और मैं आपको बधाई देता हूँ बेहतरीन रिजल्ट के लिए। सबसे पहले आप हमारे जो दर्शक हैं इनको बताएं कि आप प्रॉपर कहाँ से हैं, क्या आपका नाम है? हाँ सर, मेरा नाम नवीन कड़वासरा है। मैं गांव नगराना, जिला संगरिया, हनुमानगढ़ का रहने वाला हूँ और मैंने इसी साल यानी 2025-26 में 12th के साथ जेट और सीयूटी की तैयारी की है। बहुत बढ़िया। आप हनुमानगढ़ के रहने वाले हैं? हाँ जी सर। आपकी क्लास में हनुमानगढ़ के और भी बच्चे थे? हाँ बिल्कुल सर, 7 से 8 बच्चे थे हमारे क्लास अच्छा, में। गंगानगर हनुमानगढ़ हाँ, के? गंगानगर हनुमानगढ़ के। हर एरिया का बच्चा यहाँ पढ़ता है। क्यों पढ़ता है आगे आपको पता लगेगा। आपको रोयल की जानकारी कहाँ से मिली? सर मैंने यूट्यूब के माध्यम से रोयल की जानकारी मिली मेरे को। यूट्यूब पर आपने बहुत सारे वीडियोस देखे? हाँ सर, मेरे 11th से ही मैंने देखना चालू कर दिया था कि कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट है। अच्छा। और मैंने रॉयल का देखा, जैसा मैंने मतलब फ़ोन में देखा, जैसी वीडियो देखी, हाँ हाँ। बिल्कुल ही वैसे का वैसे ही मेरे को यहाँ पे मिला। नहीं, आजकल हर इंस्टीट्यूट रील बनाते हैं हाँ, और रील बना के डालते हैं ताकि पेरेंट्स उस रील को देख के एडमिशन लेने आ जाए।
तो रॉयल में रील और रियल में फर्क है या फिर वास्तव में वही चीज है जो हम नहीं बताते सर, हैं? जो रील में देखी वही रियल यहाँ पे मिला मेरे को। अच्छा अच्छा। हाँ। आपको बताना चाहूंगा और पेरेंट्स से भी मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट रहती है हर बार की तरह कि रील और रियल में फर्क है। किसी भी संस्थान में आप अपने लाडले को भेजो, आपके घर का सबसे कीमती सामान वो बच्चा ही है। इसलिए ध्यान रखें, रील देख के कहीं एडमिशन नहीं लें। रील को आप केवल इन्फॉर्मेशन माने, आंखों से जाके चेक करें कि क्या है। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर पिताजी अनपढ़ भी है, पढ़े लिखे नहीं है, तो भी आप अपने अनुभव से, आपकी उम्र के आधार पे आप अंदाजा लगा लोगे कि तिलों में कितना तेल है, वास्तव में यह क्या चल रहा है। इसलिए आपको आके जरूर देखना चाहिए। और क्योंकि यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, ये एक आपको इन्फॉर्मेशन देने का प्लेटफॉर्म है, लेकिन आपको आपके आंखों से जरूर देखना है। आज मैं इस बच्चे से पूरी बातचीत कर रहा हूँ, गंगानगर हनुमानगढ़ का पेरेंट्स या राजस्थान का कहीं का भी हो, भारत के कहीं का भी हो, वो आके देखे कि वास्तव में यहाँ क्या चल रहा है। इसके अलावा मैं बात करूंगा, आपने 10th कर ली, फिर आपने 12th 11th की कहीं से, तो 11th कौन सी स्कूल से की आपने? 11th सर मैंने KR कॉन्वेंट स्कूल संगरिया से की है। अच्छा, वेरी गुड। फिर आप यहाँ 12th में आ गए। हाँ, 12th में यहाँ पे रॉयल में कौन एडमिशन सा लिया। बैच का नाम क्या था आपका? मेरे बैच का नाम सर 12th इंग्लिश मीडियम E2 बैच था। E2 बैच का है। जो E1 सीरीज चलती है वो बच्चा होता है जो 11th और 12th यहाँ पढ़ता है। E2 वो सीरीज है जिसमें बच्चा यहाँ 11वीं कहीं और पढ़ता है और 12वीं में यहाँ आता है। बहुत बढ़िया। अब हम डायरेक्ट रिजल्ट पे जाएंगे। इस बच्चे ने यहाँ पर 3 कोर्स में हमारे यहाँ एडमिशन लिया। 12th विथ फाउंडेशन, तो यानी 12th भी पढ़ा है, जेट भी पढ़ा है और CUT भी पढ़ा है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, सबसे पहला रिजल्ट आया आपका 12वीं बोर्ड का, क्या रिजल्ट रहा बेटा आपका? सर 12th में मेरे 94.40 बने हैं। 94.40% बने, अराउंड 95% बच्चा 12th में लेके आया। बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। अब मुझे बताएं कि CUT का स्कोर क्या रहा आपका? CUT में आपने क्या झंडे गाड़े? CUT में सर मेरे पूरे ऑल इंडिया में एग्रीकल्चर में 100 परसेंटाइल के साथ फर्स्ट रैंक आई है। मतलब एग्रीकल्चर में पूरे देश में हाईएस्ट नंबर लेके हाँ आए। सर, पूरे देश में हाईएस्ट नंबर है। 12वीं के साथ में पूरे देश के अंदर फर्स्ट रैंक लेके आया ये बच्चा। 100% के साथ में ऑल इंडिया टॉपर से आप जो है अभी बातचीत कर रहे हो और सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है। 11वीं बच्चे की निकल गई और 12वीं के बाद में बच्चा जो है 12वीं के साथ में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लेके आ गया। बहुत बहुत बधाई हो बेटा। JET का आपने एग्जाम दिया था, अभी रिजल्ट नहीं आया, आंसर की आ गई। उसके आधार पर आपके आंसर की जो अपन ने बनाई है अभी हाँ वो आ जी गई। सर। तो उसके आधार पर कितने नंबर बैठ रहे हैं? उसके आधार पर सर अभी तो 402 मार्क्स हो रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। 402 नंबर। लास्ट ईयर जी फर्स्ट रैंक थी राजस्थान में, उसके 397 नंबर थे। वो रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर का बच्चा है। आपको बताना चाहूंगा, पिछली 5 साल से लगातार टॉपर देते रहे हम। लास्ट ईयर टॉपर के 397 थे, साजन अलवर का बच्चा। इस बार जो बच्चा टॉपर रहा उसके मतलब शिवम जो 2024 में टॉपर रहा, उसके 405 नंबर थे। तो ये बच्चा 402 नंबर लेके आ रहा है। हालांकि रॉयल में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके 400 के आसपास नंबर आ रहे हैं, जैसे अजीत है 420 नंबर आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन 402 नंबर लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छे नंबर है 402। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई हो बेटा। अब क्योंकि इस बच्चे ने स्पेशल किया है, पहली बात तो 11वीं यहाँ नहीं पढ़ी, 12वीं में आया। 12वीं में लोड रहता है जेट का, CUT का और आपका 12th बोर्ड का भी कहीं ना कहीं रहता है। तो क्या 12वीं बोर्ड में जब आप पढ़ रहे थे यहाँ पर, तो क्या हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट भी आपको पढ़ाया गया? हाँ जी सर, 12th के साथ जो कंपटीशन सब्जेक्ट है उनके साथ हिंदी और इंग्लिश पर भी उतना ही फोकस किया गया था। अच्छा, जैसे कई जगह ऐसा देखा गया बच्चे को नीट की JEE की तैयारी करने जाते हैं, तो इस बार भी ऐसे बहुत सारे बच्चों की हुआ कि जी के अंदर जैसे 75% चाहिए होते हैं, तो बच्चों का उधर तो पेपर क्लियर हो गया, लेकिन इधर वो 48 49 या 50 60% तक रह गए। मतलब दोनों चीजें बैलेंस नहीं होती। और वहां देखा गया है कि बोर्ड पढ़ाया ही नहीं जाता, खाली कंपटीशन कराया जाता है। और हिंदी इंग्लिश की लास्ट में 4 दिन क्लास लगाते हैं। तो क्या अपने यहाँ बोर्ड की पूरी क्लासेज प्रॉपर चली? हाँ जी सर, 12th की पूरी क्लासेस यहाँ पे अच्छी तरीके से चली। जो भी सब्जेक्ट है अपने एग्रीकल्चर, बायो, केमिस्ट्री और उसके साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश जो बोर्ड में आते हैं उनकी बढ़िया तरीके से तैयारी करवाई गई। हर हमारे संडे और वेडनेसडे को टेस्ट होते हैं, सब्जेक्टिव और उसके साथ ऑब्जेक्टिव भी टेस्ट होते हैं। बहुत बढ़िया। मतलब आपको ओवरऑल हर तरीके से तैयार किया गया, हाँ जी सर। पूरा कोर्स आपको, क्योंकि बच्चा 11वीं के बाद में यहाँ नहीं पढ़ता, 12वीं में आता है, तो कोर्स कराना बहुत टफ पड़ जाता है। फिर भी आपको बहुत अच्छी तरीके से कराया गया। हाँ जी सर, पूरा ये 12th है, 11th है,
और उसके साथ ही ZCUT पूरा मैंने 1 साल में रॉयल ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। अब उसी का नतीजा है कि समय पर कोर्स होने के बाद में बच्चे को याद हो, और याद होने के बाद में बच्चा पेपर में करके आए, और इसके नंबर आए हैं, मतलब करके आया बच्चा। तो अब अपन जानते हैं कि वो कौन से पॉइंट्स है जिसकी वजह से इतना अच्छा रिजल्ट संभव हुआ है। तो सबसे पहले बात आती है कि किसी भी कंटेंट को हम पढ़ते हैं, सिलेबस को जब हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले गुरुजी मेन होते हैं। टीचर्स के बारे में बताइए, जैसे आपको कौन कौन सर ने क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए हैं। थोड़ा सा एग्रीकल्चर से स्टार्ट करते हैं अपन। हाँ सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि रॉयल का स्टाफ सो एक नंबर है, मतलब इसमें कोई अच्छा। आपको कहीं कमी नहीं मिलेगी। अच्छा। बहुत बढ़िया स्टाफ है और हर सब्जेक्ट के 4 से ज़्यादा, मैं 4 बताते हैं लेकिन 4 से ज़्यादा ही टीचर यहाँ पे। अच्छा। हाँ, और एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर हमें नवल सर ने पढ़ाई हाँ। और अंशुमान सर ने पढ़ाई, हॉर्टिकल्चर सोनू सर ने पढ़ाई और एनिमल हस्बेंड्री दिलीप सर ने पढ़ाई। वेरी गुड। और बायोलॉजी किन किन ने पढ़ाई आपको? बायोलॉजी में सर आशा मैम थे, कुलदीप सर थे, समीर सर थे और भी ज़्यादा टीचर्स बहुत थे। अच्छा, केमिस्ट्री के अंदर जैसे सॉइल केमिस्ट्री आपको किन्होंने पढ़ाई थी? सॉइल केमिस्ट्री सर मुकेश सर ने एंड महेश सर ने पढ़ाई थी। मतलब सॉइल के भी 2 टीचर थे। हाँ, सॉइल के 2 टीचर, उसके साथ कॉम्पिटिशन में खान सर, विक्के सर, साजिद सर, हाँ, तरुण सर तरुण सर। बढ़िया पढ़ाते हैं, बिल्कुल सर, 1 नंबर पढ़ाते हैं तरुण बहुत सर। अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, मेरे को ये बताइए, बहुत सारी जगह ऐसा सिस्टम होता है कि जो टीचर्स पढ़ाते हैं, वो क्लास के अंदर जो टॉपर्स होते हैं, रिजल्ट देने वाले होते हैं, उनके ऊपर फोकस करते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है क्लास में कोई कमजोर बैठा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, वो केवल 5-10 टॉपर रिजल्ट देने वाले उनकी तरफ ध्यान रखते हैं और उनको पढ़ाते हैं। हुँ। तो क्या अपने रोल के अंदर क्लासरूम में टॉपर्स पे ध्यान दिया जाता है, या टीचर्स को कोई मतलब नहीं है टॉपर से, उनका एक ही टारगेट है कि क्लास में हर बच्चे की समझ में आना चाहिए, चाहे कितना ही कमजोर क्यों हो? नहीं सर, यहाँ पे रॉयल में अगर कोई भी बच्चा हो, अगर नहीं पढ़ने वाला हो, कम पढ़ने वाला हो, ज़्यादा पढ़ने वाला हो, सबको एक जैसा ही ट्रीट किया जाता है, एक ही क्लास में बिठाया जाता है और टीचर उनको एक इक्वली ट्रीट करते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं। मतलब कोई मतलब भेदभाव नहीं होता। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि ये कम पढ़ने वाला है, ये ज़्यादा पढ़ने वाला है, सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। उसको बोलते हैं, 2 तरह के बैच चलते हैं इंस्टीट्यूट में। एक चलता है रैंकर्स हुँ, और एक चलता है बैंकर्स। हाँ, रैंकर्स में क्या होता है, जो मान लो 5 बैच है 12th के, तो टॉप टॉप को छांट के एक टॉप बैच बना लो, उसमें टॉप माहौल दो, टॉप फैकल्टीज अवेलेबल करा दो, टॉप बैच है वो अखबार में छापने के काम में आएगा। पीछे जो बच गए वो बैंक में बैलेंस के काम में आएंगे। तो क्या रॉयल में ऐसे कोई बैच चलते हैं कि इसमें ये टॉपर्स है, जो ये टॉप बैच है बैंक रैंकर्स वाला, और ये बैंकर्स वाला, या फिर टॉपर और कमजोर दोनों बच्चों को एक ही साथ बिठाते हैं? नहीं सर, सबको सर एक साथ ही बिठाते हैं। यहाँ पे क्लास वाइज़ या कोर्स वाइज़ बैच चलते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ये कमज़ोर बच्चा है तो इनके लिए अलग बैच है, ये ज़्यादा पढ़ने वाला है तो इनके लिए अलग बैच है। नहीं ऐसा बैच सेग्रीगेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है। नहीं, कोई फ़ॉर्मूला आप नहीं। पहले आओ जहाँ जगह है वहाँ बैठ जाओ, हाँ, और आपका बैच कंप्लीट हो गया, दूसरा बैच चालू हो जाएगा। अब जो पहले बच्चे आए हैं उसमें चाहे 47% का हो और चाहे 98% का हो, वो एक ही साथ बैठ के पढ़ेंगे, और उसी का नतीजा है, मतलब उसी का नतीजा है कि रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से इस बार जिन बच्चों के 42, 43, 53 नंबर आए थे, 10th क्लास में परसेंटेज आए थे, उन बच्चों के 85 टू 95% के बीच में परसेंटेज आए हैं। और आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे बच्चों की संख्या सैकड़ों में, मतलब 100 से ऊपर बच्चे हैं, ऐसे 265 बच्चे हैं जिनके कम परसेंटेज थे और जिन्होंने अपने परसेंटेज में ग्रोथ की है जबरदस्त तरीके से। 40% तक ग्रोथ की है बच्चों ने, इस बार 42% तक एक बच्चे ने ग्रोथ की है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका बच्चा कमजोर है, उसको कमजोर मत बोलो, उसको ऐसा माहौल दो कि कमजोर बच्चा इंटेलिजेंट हो जाए। और इंटेलिजेंट होने के लिए कुछ नहीं चाहिए, होशियार होने के लिए कुछ नहीं चाहिए, 3 चीजें चाहिए, पी फॉर प्रेजेंट, डी फॉर डिसिप्लिन, डी फॉर डेडिकेशन। ऐसी जगह भेजो जहाँ रोजाना जाने की संभावना बन रही हो, तो बच्चा कंटिन्यू प्रेजेंट रहेगा, डिसिप्लिन में रहेगा, और डेडिकेशन के साथ में बच्चा अगर ठान लेता है तो रिजल्ट लेके आ जाता है। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से आपने हर चीज के जवाब दिए। आगे हम चलते हैं। कई बच्चे को ऐसे दिमाग में होता है, बहुत सारे बच्चे जो अभी 12th में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को भी मैं चाहूंगा कि एक एक बात को ढंग से सुने। कई बार हम समझाते तो बच्चा हमसे ज्यादा होशियार हो जाता है और हमें समझाने लग जाता है। ऐसा भी मैंने देखा कई बार कि सर मैं सोच रहा हूँ ऐसा कर लो, भाई आप सोच रहे हो फिर हम क्या करेंगे? सही नहीं है? सही है सर। तो आपको ध्यान रखना है, क्या क्या बच्चा गलती करता है, आपसे पूछना आपने क्या किया। कुछ बच्चे अलग अलग टारगेट लेके आते हैं कि सर मैं 12th और सीयूटी करूंगा, हुँ, कुछ कहता है कि 12th तो मैं ऐसे निकाल दूंगा, खाली सीयूटी करूंगा, कुछ कहता है कि मैं
सीयूटी और जेट करूंगा, सीयूटी मेरे बस की बात नहीं है। तो आप वहां से आए तो आप क्या चीज सोच के आए थे रॉयल में? यूट्यूब पर देख के आप आए तो क्या सोच के आए या क्या चाहते थे हमसे आप? सर पहले तो मेरा यही चॉइस थी कि मैं 12th करूं और 12th के साथ में जेट का कोर्स करूं। ठीक है। पर जैसे मैं यहाँ पे आया 10 दिन हुए, 15 दिन हुए, तो रॉयल का माहौल देख के और उसके हिसाब से मेरे को अंदर से कॉन्फिडेंस आने लग गया कि मैं सीयूटी भी कर सकता हूँ। अच्छा। तो उसके साथ-साथ जैसे-जैसे टाइम बीतता गया तो मेरा मेन एम जेट की जगह सीयूटी हो गया। अच्छा ठीक है। हाँ, और उसके साथ-साथ ये भी है कि अगर आप जेट के जो टॉपिक हैं उनको नहीं करोगे तो सीयूटी में भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो आपका बेस है। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप आगे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सीयूटी में सकते। नहीं कर पाओगे। हाँ। अच्छा, कई बच्चा 12वीं बोर्ड को बिल्कुल ध्यान नहीं देते, तो हुँ। 12वीं बोर्ड का रिजल्ट बिगड़ता है, उसका जेट सीयूटी में भी नहीं होता। हाँ सर, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। क्यों? जो आपके जेट में या जो एग्रीकल्चर में जो टॉपिक आते हैं, वो वही टॉपिक है जो आप 12th में पढ़ते हो। बहुत बढ़िया। अगर आप उनको ढंग से पढ़ोगे, थ्योरी पढ़ोगे तो आपको स्टेटमेंट वाइज़ क्वेश्चन में भी कहीं पे दिक्कत नहीं आने वाली। वेरी गुड। इसका मतलब बच्चे का सीधा सा कहना है कि आपको तीनों एग्जाम को टारगेट करके चलना है, 12th को भी, जेट को भी, सीयूटी को भी। तीनों टारगेट करके चलोगे तो सीयूटी में आप टॉप से टॉप नंबर लेके आ जाओगे, 12वीं बोर्ड में भी टॉप लेके आ जाओगे। लेकिन कई बच्चे माथा पकड़ के बैठ जाते हैं कि सर मैं तो 11वीं में यहाँ था नहीं और अब मैं 12वीं में आया हूँ, मेरे से तो इतनी चीजें नहीं हो रही, मैं तो खाली बोर्ड ही करूंगा या फिर मेरे से हो ही नहीं रही, मैं कैसे करूँ? उसको कहीं ना कहीं मन में इस तरीके के विचार आते हैं। तो आपने कैसे, आप तो यहाँ 11th में नहीं थे, 12th में थे, हाँ तो सर। आपने कौन सा वो रास्ता अपनाया जिसकी वजह से आपने 12वीं के साथ में ऑल इंडिया टॉप कर लिया? उसके लिए सर सबसे पहले तो आपको ये है कि जो क्लास में पढ़ाया जाता है, उसको अच्छा। रोज़ घर पे जाके पढ़ना है पढ़ना है। और रिवाइज़ करना है। गुड। जो भी टेस्ट सीरीज़ है जैसे आपका टेस्ट कट हुआ संडे का ये। संडे का टेस्ट है, सब्जेक्टिव टेस्ट है, हाँ। उनके हिसाब से जो सिलेबस है वो उनको पढ़ना है। बहुत बढ़िया। और तीसरी बात ये सबसे बड़ी है कि आपको अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये क्यों नहीं कर सकता है। जब सभी बच्चे कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर मैं सकता? क्यों नहीं कर सकता? और आपने डेली रोज का पढ़ाया और रोज पढ़ा, हाँ सर, मतलब बिल्कुल। कोई कमी नहीं छोड़ी आपकी नहीं, तरफ से। बैकलॉग बिल्कुल भी नहीं रखा सर मैंने। अच्छा, इसका मतलब आप पी फॉर प्रेजेंट रहे हमेशा। हाँ, प्रेज़ेंट बिल्कुल सर। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि टेस्ट को सीरियसली नहीं लेते। जैसे आज ही सुबह-सुबह एक पेरेंट से मैंने लगभग 20 मिनट तक बहस कर ली। 20 मिनट तक लगातार हम फ़ोन पर, कुछ थी तो आए नहीं, बाकी रहे भी नहीं। क्योंकि उनका बच्चा जो है एडमिशन लिया उसने, तो मैंने पहले कहा कि सर आप प्रेजेंट इसको रख सको तो ही रखना। बच्चे के ऑलरेडी कम प्रतिशत है, इस बच्चे को आप ये सब्जेक्ट दिला रहे हो, इसमें आपको प्रेजेंट रखना, बाकी हम सँभाल लेंगे। 1 महीने एक बात कर ली, एडमिशन ले लिया, 1 महीने बाद में भेजा। फिर अगले 3 महीनों में हर महीने में 7-7, 8-8 बार एब्सेंट रख लिए। तो मैंने हाथ जोड़ लिए कि सर हम हमारा नाम खराब नहीं करना चाहते, आपका पैसा हमें नहीं चाहिए। फीस पास आप ले जाओ और अभी पूरी जुलाई एडमिशन चलेंगे, कहीं पर भी करा दो, हमारे यहाँ मत करवाओ प्लीज। तो बोले आप ऐसे थोड़ी कर सकते। मैंने कहा हम आपसे पैसे ले रहे हैं और बच्चे को हम डिप्रेशन में नहीं देखना चाहते। कोई भी टीचर पढ़ाओ, अगर महीने में बच्चा 8-8 छुट्टियां लेने लग जाएगा तो उसके समझ में नहीं आएगा और दिवाली बाद में बच्चा लोड में आ जाएगा। तो पेरेंट्स को मैंने समझाया, उनको यूँ लगता है यार 2 दिन बच्चा एक ही तो है, 2 दिन जाएगा 1 दिन घर पे रहेगा, 2 दिन जाएगा 1 दिन घर पे रहेगा, ज़िंदगी पढ़ लिख के इतना ही क्या करना, आराम से मस्त रहने दो। लेकिन वो तो गलत है ना। गलत है सर। पेरेंट्स को समझाया, काउंसलिंग की, फिर उन्होंने कहा कि गुरुजी क्योंकि 15-20 मिनट 25 मिनट मेरा टाइम तो दिया, लेकिन उनको समझाया मैंने, भाई आपका बच्चा नहीं आया तो हमारी जेब से क्या लग रहा है? बस आप तो फीस जमा करा दी बस, ठीक है, लेकिन लग रहा है। अगर वास्तविक हम टीचर हैं, वास्तव में अगर हमारे यहाँ दर्द हो रहा है, तो बच्चा जिस दिन 12वीं का रिजल्ट आएगा ना, उस दिन मेरे को गालियां देगा, सिस्टम को गालियां देगा कि पूरी साल में अगर एब्सेंट रहा और आवश्यकता से ज्यादा एब्सेंट रहा तो इंस्टीट्यूट ने मेरे खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। पेरेंट्स को भी दोष देगा। आज पेरेंट्स उसको अच्छे लगते होंगे, लेकिन बाद में कहेंगे, वही बच्चा कहेगा कि आपने मुझे सही टाइम पर सही समझाया नहीं। इसलिए हम कई बार बच्चा एब्सेंट रहता है तो पेरेंट्स से भी जो है बहसबाजी करने के लिए मुझे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मैं सही हूँ और मुझे मेरे बच्चे को सेट करना है, उसके अच्छा करना है, तो मैं उस रास्ते पे चलूंगा जो अच्छे की तरफ जा रहा हूँ। अगर आपको मूर्ति बनाना है तो आपको जो है फिर छीनी की खानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ रॉयल में स्ट्रेस फ्री मोबाइल फ्री कैंपस है, मैं पिटाई की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं सिस्टम की बात करूंगा। मुझे रिजल्ट अगर किसी बच्चे का लाना है, आज तक हमने 3000 से ऊपर बच्चों को देश की टॉप यूनिवर्सिटीज तक भेज दिया जिनके 10th में 2nd डिवीजन है, उनको केवल मोटिवेट करके। और मोटिवेशन का मतलब प्रेजेंट है, आप रोजाना क्लास में आओगे, समझ में आओगे, वही मोटिवेशन है। तो पेरेंट्स से मैंने बातचीत की, चलो ये बीच में टॉपिक आ गया, अपन बात करते हैं प्रेजेंट एब्सेंट की।
तो क्या आपने पूरी साल के अंदर जो भी टेस्ट हुए, क्या आपने कभी कभार दिए या फिर कोई छोड़ा ही नहीं? नहीं सर, मैंने जितने भी टेस्ट हुए हैं, मतलब 12th से लेकर आप सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो या जेडसीयूटी की पैटर्न के हो, सारे टेस्ट को अटेंड किया है और उसी का एक नतीजा है कि यार मेरी एग्रीकल्चर में फर्स्ट रैंक आई। बहुत बढ़िया, गुड गुड। मतलब एक भी टेस्ट बच्चे ने मिस नहीं किया, इसने पूरा अपना 100% दिया और आज ये पूरे देश के अंदर टॉप कर गया। नथिंग इज इम्पॉसिबल। यदि आप में जुनून हो, डेडिकेशन हो, करने की तमन्ना हो और कंटिन्यूटी हो तो डेफिनेटली आपको मंजिल मिलती है और उसी का नतीजा है ये कि नवीन ने ऑल इंडिया टॉप किया एग्रीकल्चर के अंदर। 94.40 ट्वेल्थ में लिया, 402 नंबर अभी आंसर की के आधार पर जेईटी में ला रहा है। अब अपन चर्चा करेंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बच्चे टेस्ट दिया, जैसे आज मेरा टेस्ट हो गया, घर पे भैया गोल करके पेपर ले गया और घर पे ले जाके रख दिया। अब भी ठीक है, अब कुछ और काम करेंगे, पेपर तो मेरा हो गया। आप ऐसे पेपर को रखते थे या फिर मेन काम टेस्ट होने के बाद में चालू करते थे? सर मेन काम तो यही है कि जब आपने टेस्ट दे दिया तो उसका बढ़िया तरीके से एनालिसिस करो। अच्छा, अगर मेन पॉइंट आपने एनालिसिस को ही छोड़ दिया तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है। सही बात है। हाँ सर, अगर तब आप मतलब आपने हर टॉपिक को जो भी टेस्ट हुआ आपका, हर टेस्ट को जाके देखा कि कितने सही हुए, कितने गलत हुआ तो आखिर क्यों हुआ? हाँ सर, जो टॉपिक मेरे को लगता है कि ये मेरा टेस्ट में गलत है, हाँ, उस पर मैंने ध्यान दिया और यही ट्राई किया कि आगे वो उस टॉपिक से मेरे क्वेश्चन गलत ना हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। कहने का मतलब है कि आपको पेपर एनालिसिस करना पड़ेगा और पेपर देने पड़ेंगे। बहुत बढ़िया। आपने लगभग सब चीज़ें बता दी। क्या आप घर जाके जो अपन डीपीपी एक्सरसाइज शीट देते हैं, क्या उनको सोल्व करते थे? हाँ जी सर, वो भी सॉल्व करता था मैं। रॉयल की दो, एक डीपीपी है और दो एक्सरसाइज शीट है। बिल्कुल। उनको पूरी तरीके से सॉल्व किया, जो मतलब आज बढ़ा दिया तो वो डीपीपी में जो उसके क्वेश्चन है उनको बढ़िया तरीके से लगाया और ऐसे परफॉर्म किया बढ़िया। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको कोई चीज़ नहीं आती थी तो क्या आप डाउट काउंटर पे जाते थे? हाँ जी सर, बिल्कुल यहाँ पे डाउट काउंटर की भी सुविधा है। जो टीचर अपने को क्लास में पढ़ाते हैं अच्छा, वही टीचर डाउट काउंटर पे मिलते ये हैं। अपने आप में बहुत बड़ी हाँ, बात है। ये बहुत बढ़िया बात है सर। ऐसे कोई और इंस्टीट्यूट में मैंने नहीं देखा कि अच्छा। जो टीचर पढ़ाते हैं वही डाउट सॉल्व करते हैं। हाँ, 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 बहुत बढ़िया। गुड, गुड, गुड। मैं यूँ ही कहना चाहता हूँ आपको कि ये रिज़ल्ट तुक्के से नहीं आते। 1 साल आ सकता है तुक्के से। पिछले 10-12 सालों से लगातार हम ऑल इंडिया, ऑल राजस्थान के अंदर टॉपर्स देते रहे हैं, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देते रहे हैं, सबसे ज़्यादा हम जो है कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों को टॉपर बनाते रहे हैं। ये मज़ाक नहीं है और आसान भी नहीं है। लेकिन कंटिन्यूटी अगर किसी चीज़ में हो तो डेफ़िनेटली वो रिज़ल्ट में कन्वर्ट होती है। नवीन कड़वासरा जैसे बहुत सारे बच्चे जिनसे मैं आपको आने वाले टाइम में मिलाऊँगा, टेस्ट एनालिसिस कर लिया। आपको आप जब यहाँ पढ़ते हो तो आपको कौन किन से इंस्पिरेशन मिलता है कि भई मैं और पढ़ूँ और मेहनत करूँ ताकि उनको अच्छा लगे? सबसे पहले सर बताना चाहूँगा कि मेरे पापा ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। अच्छा, अगर कोई भी फ़ील्ड हो, पढ़ाई का हो, हर फ़ील्ड में मेरे को बहुत सपोर्टिव किया है और मैं यही चाहता हूँ कि मैं एक बड़ा पोस्ट में सिलेक्ट हूँ और मेरे पापा का नाम रोशन करूँ। बहुत बढ़िया, गुड, गुड। आपको देखो मन में कुछ न कुछ तो पालना पड़ेगा। खुद के लिए, पापा के लिए, मम्मी के लिए, गाँव के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कुछ न कुछ आपको भावना रखनी पड़ेगी। उस भावनाओं को रखते हुए आप आगे बढ़ोगे तो आपकी थकान नहीं होगी। हमेशा आपको लगेगा कि मैं कुछ और बेटर कर सकूँ, करूँ, उसका प्रयास करूँ। आप आपकी कौन-सी ऐसी ड्रीम यूनिवर्सिटी है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं? सर मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी है एचएयू हिसार। हाँ, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से 650 से ऊपर बच्चों के खूब नंबर हैं। 707 भी हम पार कर गए। सब कुछ हमने कर लिया। लेकिन हर बच्चे की अलग चॉइस होती है। पंतनगर, जेबीपीओटी, पीएयू, एचएयू, सीएसके पालमपुर, नवसारी गुजरात, आनंद गुजरात, आरएलबी जैसे ये वो यूनिवर्सिटीज़ है जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है। इनमें से एचएयू हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है और इस बच्चे के सपनों की यूनिवर्सिटी है। ये गंगानगर और हनुमानगढ़ का एरिया पंजाब के टच में है, हरियाणा के टच में है, तो ये लोग उधर जाना चाहते हैं और इसकी इच्छा भी है। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है वो। आप ये बताएं, आपने इतनी अच्छी रैंक हासिल की है तो कुछ ना कुछ आपका सपना होगा, आप कुछ बेटर करना चाह रहे होंगे। तो लाइफ में आपका क्या एम है? अभी तो आप यहाँ तक पहुँचे हो, एक तरीके हाँ। से आपकी जर्नी की शुरुआत है ये। तो अंततः आप क्या करना चाहते हैं? एग्रीकल्चर लिया आपने, इस फील्ड में आप पढ़ रहे हो, तो एग्रीकल्चर क्यों लिया? कैसे आपको लगता है कि आप ऐसे करके कुछ अच्छा करना चाहते हैं इस फील्ड में? हाँ जी सर।
जैसे कि मेरे पापा ही फार्मर है, तो हमारा उस कृषि से ही वैसे जुड़ाव है। बिल्कुल। इसी के कारण मैंने एग्रीकल्चर फील्ड को चुना गुड। और उसी में मेरा गोल है कि मैं आगे चलकर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनूँ और जो भी अपने देश में जो दिक्कतें आ रही हैं, जैसे क्रॉप प्रोडक्शन है, बिल्कुल, कि कम बिल्कुल, से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन हो और बिल्कुल। अपने जो किसान परिवार है, उनकी आर्थिक स्थिति बढ़िया रहे ताकि वो ज़्यादा प्रॉफ़िट कमा सकें और देश की जीडीपी में भी हेल्प कर सकें। बहुत बढ़िया। अभी स्थिति ये है कि 5 बच्चे कहीं खड़े रहते हैं, जैसे कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर, तो बच्चे चर्चा करते हैं, आपके पापा क्या करते हैं? मेरा पापा टीचर है। आपके पापा आर्मी में है। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा प्रोफेसर है। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा एसआई है। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा है तो मेरे जैसा बच्चा जो किसान का होता है तो नीचे गर्दन करके खेती करते हैं, फार्मर है। हुँ। तो फार्मर का जो बेटा होता है वो कहीं ना कहीं ठगा हुआ सा महसूस करता है। पूरी दुनिया, देश के अंदर फार्मर के अलावा कुछ नहीं है। अगर फार्मर कुछ नहीं करे, मैं तो कहता हूँ धरती पर भगवान है किसान। लेकिन किसान का बेटा जब 5 आदमी में जाता है तो वो अपने आप को सिमटा हुआ महसूस करता है। इस बच्चे का ये कहना है कि किसान की आय इतनी होनी चाहिए कि 5 आदमी में उनका बच्चा सीना तान के खड़ा रहे, क्योंकि जेब में जब पैसा होता है ना तो आदमी की नजरें ऊपर हो जाती है। इसका फर्क पड़ता है, मानो चाहे मत मानो। किसान को आज भी गरीबी की निशानी मानी जाती है, मतलब किसान का मतलब गरीब। और बच्चा यूँ चाहता है कि मैं इस तरीके से इनोवेशन करूँ कि किसान की आमदनी बढ़े, और उसकी आमदनी बढ़ेगी तो हर किसान का बच्चा जो है सीना तान के खड़ा रहेगा और गर्व से कहेगा कि मैं किसान का बेटा हूँ। और ये भी है कि किसान का बेटा आज के टाइम में किसान नहीं बनना चाहता, क्योंकि उसको खेती प्रॉफिटेबल नहीं लग रही है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर में ऐसा इनोवेशन करो, इतनी खोज जांच करो, इतनी जो है आप रिसर्च करो कि किस तरीके से किसान जो है पैसा ज्यादा से ज्यादा कमा सकता है। अगर वो पैसा कमाएगा तो किसान का बेटा किसान ही बनना चाहेगा। लेकिन आज ये अपनी विडंबना का है कि कोई भी किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता। तो आप सभी से इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि खेती के अंदर जो जो बच्चे जुड़े हुए हैं, हमसे पढ़ के जा रहे हैं, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो ईमानदारी से काम करें और किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद करें। किसानों की सुधरेगी तो देश की भी सुधरेगी। अंततः आप ये बताएं, जो बच्चे 11वीं 12वीं एग्रीकल्चर में पढ़ रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही बताना चाहूँगा कि सर जिन्होंने भी एग्रीकल्चर फील्ड को चुना है, बहुत बढ़िया फील्ड है और बिल्कुल। आपको 11th के साथ ही तैयारी कर देनी चालू कर देनी चाहिए ताकि आपका 1 साल वेस्ट ना हो। आप 2 साल में बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर पाएँगे। अगर आप रॉयल इंस्टीट्यूट को विज़िट करना चाहें तो एक बार ज़रूर करिए। बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है और आपकी 11th और 12th के साथ प्रॉपर तैयारी हो जाएगी। बहुत बढ़िया, साफ सुथरा कहना है और ये खुद करके दिखाया इसने कि 11th में ये नहीं था, केवल 12th में कर लिया। अगर आप 11th से जुड़ोगे तो और भी बेटर है। कोई पेरेंट्स या बच्चा यहाँ आएगा, उसको स्कूल, कोचिंग, हॉस्टल सब कुछ हम यहाँ अवेलेबल कराएंगे। बहुत अच्छी व्यवस्था है हमारी, मतलब कभी भी आप आके देख लो, एक जैसी व्यवस्था मिलेगी आपको। और कोई अगर मानो किसी कारणवश आप यहाँ नहीं पहुंच पाती हो तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ले सकते हो, जिससे क्लासरूम लाइव आपको क्लासेज मिलेगी, सेम टीचर पढ़ाएंगे, सेम कंटेंट मिलेगा, सब कुछ आपको एक जैसा मिलने वाला है। तो सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छा करें, बढ़िया करें, अच्छा फील्ड है, लेकिन आपको सही टाइम पर सही डिसीजन लेने होंगे, आगे बढ़ने होंगे। आगे भी मैं आपको नवीन जैसे हमारे जो होनहार बच्चे हैं उनसे मिलाता रहूंगा, आपको गाइडेंस दिलाता रहूंगा। और नवीन बेटा, आपने वास्तव में 12वीं के साथ में ऑल इंडिया टॉप करके झंडे गाड़े हैं। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि भविष्य में आप इसी तरीके से पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, अपने मम्मी पापा का, देश का नाम करेंगे। और मैं चाहूंगा एक पॉडकास्ट 4-5 साल बाद में आपका और लूं, जिसमें आप अच्छी रैंक के साथ में किसी न किसी जो आप चाहते हो उस एग्जाम को नेक्स्ट टाइम पर आप क्रैक करो। थैंक यू उसके सर। बाद में एज ए एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बन के आप यहाँ पधारोगे। उसके लिए आप बीएससी करोगे, एमएससी करोगे, फिर आपको आगे का प्रोसेस फॉलो करना है। तो मैं चाहूंगा एक दिन आपका पॉडकास्ट में जो है उसके साथ में लूंगा। और जल्द ही नवीन के मम्मी पापा को भी आपसे मिलवाऊंगा और हम एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे। इन बच्चों का सम्मान समारोह रखेंगे, जिसमें इन सभी बच्चों का सम्मान करेंगे पेरेंट्स के साथ में। बहुत अच्छा, बहुत थैंक यू बहुत सर। बधाई हो बेटा। और आप मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।